नमस्ते। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है संदीप के सवाल में। प्रोफेसर संदीप पांडे मेरे साथ हैं और आज एक ऐसे विषय पे हम लोग बात करेंगे जिसके सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी से बात करिए तो लोग उसको कहते तो हैं कि ये ख़राब चीज़ है, लेकिन फिर एक शाम का समय आता है और लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। पॉलिटिकल विल मेरे हाल के दिनों में गांधी जी के पास, तो गांधी जी इसकी बात करते ही रहे। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने बात की। मैं बात कर रहा हूँ नशाबंदी की, और नशाबंदी से ज़्यादा शराब के दुष्प्रभावों की, कि शराब किस तरह से एक समाज के वर्ग को प्रभावित कर रहा है, हमारे और आपके घर को प्रभावित कर रहा है। और हाल के दिनों में मैं इसलिए एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, मैं बाकी तो उनकी मान लीजिए जो भी वो हो, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि नीतीश कुमार ने कम से कम वो पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखाया था कि एक जगह ये जानते हुए कि उससे राजस्व कम होगा, उन्होंने शराबबंदी की बात की थी जी। क्योंकि हमको और आपको याद है कि कोरोना काल में जो सबसे पहली दुकानें खोलने का आदेश हुआ था वो शराब का हुआ था। और एक समय ये हंसी की बात हो गई थी कि आप अगर ऐसे सड़क पे जाएंगे तो आपको पुलिस बंद कर देगी, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे शराब लेने जाना हो तो शराब आप लेने जा सकते थे, लेकिन सड़क पे आप दूध लेने नहीं जा सकते थे। कुछ इस तरह की भी एक अजीब सी स्थिति आई थी जी। हालांकि लोग कहेंगे ये ओवर एस्टिमेट है, लेकिन नहीं, शराब की दुकानें सबसे पहली खोली गई थी कोरोना में, जिससे ये सबसे आवश्यक वस्तु है। मैं संदीप जी इसलिए क्योंकि अभी हाल में आप लोगों ने इस पर भी कुछ काम किया है, कहीं प्रोटेस्ट किया है। क्या सबसे समाज का सबसे आवश्यक चीज अब शराब रह गई है, जो हाल के दिनों में भी हुआ था? जी नमस्कार। हुआ यूं कि लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर गांव है बाराबंकी जिले में असैनी। वहाँ की ग्राम पंचायत ने एक खुली बैठक में 12 अगस्त 2021 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि गांव की जो शराब की दुकान है, जो वहाँ जो विद्यालय चलता है उससे बहुत नज़दीक है, उस दुकान को बंद किया जाए। और इस पे न सिर्फ ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर हैं, बल्कि जो सरकारी कर्मचारी होता है ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके भी हस्ताक्षर हैं। और ये प्रस्ताव लेके हमारे साथी अमित मौर्य वहाँ के अधिकारियों को मिले और उन्होंने कहा कि इसको बंद किया जाए। उनकी जब बात नहीं सुनी गई तो दूसरी बार उन्होंने ज्ञापन दिया। दूसरी बार भी जब बात नहीं सुनी गई तो ये तय हुआ कि 9 जुलाई को गांव की औरतें उस दुकान के बाहर धरना दें। यानी विरोध का पहला कदम लोगों की तरफ से उठाया गया। और जब उस धरना प्रदर्शन की जानकारी देने अमित मौर्य गए डीएम के यहाँ, और उसमें आखिरी लाइन ये लिखी थी कि हम आपको 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं जो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी प्रति के साथ, लेकिन चूंकि आपकी तरफ से कार्रवाई करने में देरी हो रही है तो अब गांव की औरतों ने फैसला किया है कि वो शराब की दुकान के सामने धरना देंगी। तो जिलाधिकारी ने हमारे साथी को कहा कि ये जो आपने लाइन लिखी है इसके आधार पे मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ। यानी एक जिलाधिकारी एक शराब की दुकान को बचाने के लिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक करने को तैयार है। तो खैर लोगों ने चुनौती स्वीकार की, धरना प्रदर्शन हुआ और एक आबकारी विभाग के एक निरीक्षक आए थे, उनको ज्ञापन दे दिया गया है और उनको ये कह दिया गया है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर दुकान को हटाने का निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर गांव वाले और कड़ा कदम उठाएंगे। अब थोड़ा सा अगर इतिहास देखें तो आपको मालूम है कि आज़ादी के समय से गुजरात में शराबबंदी है। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो सवाल ये है कि वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात मॉडल को पूरे देश में ले जाना चाहते हैं, और अगर शराबबंदी गुजरात मॉडल का हिस्सा है, और हमारा मानना है कि है, क्योंकि गुजरात की संपन्नता में शराबबंदी का कहीं ना कहीं योगदान है। अगर वही पैसा लोग शराब पे खर्च कर देते तो शायद वहाँ पे इतनी संपन्नता नहीं होती। हाँ, ये बात दूसरी है कि शराबबंदी बहुत कड़ाई से लागू नहीं है। अभी 2-3 साल पहले की घटना है, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का लड़का शराब के नशे में धुत अपने पूरे परिवार के साथ कहीं विदेश हवाई यात्रा करने वाले थे,
तो हवाई जहाज़ की कंपनी ने उनको जहाज़ से उतार दिया। मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा शराब पी हुई थी। ये खबर अखबारों के पहले पन्ने पे छपी, लेकिन उस पूरी खबर में कहीं ये नहीं सवाल खड़ा किया गया था कि नितिन पटेल के बेटे को शराब मिली कहाँ से। जी। क्योंकि आपको सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे शराब मिल सकती है, और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे कोई इतनी शराब नहीं पी जाएगा कि वो धुत हो जाए नशे में। और या फिर आप गुजरात से बाहर से आ रहे हैं, होटल में ठहरे हैं, तो आपको मिल सकती है। तो खैर, गुजरात मॉडल का हिस्सा शराबबंदी अगर था तो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया? आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार ने लागू किया, लेकिन हमारा एक साधु मुख्यमंत्री जो है शराब बेच के इतना पैसा कमा रहा है कि उस पैसे से गौशाला भी चल रही है। मतलब अब तो ये भी फ़र्क करना इन्होंने छोड़ दिया है कि हमारे जो सही काम जिसको मानते हैं, कम से कम उसके लिए जो संसाधन जुटा रहे हैं उसके तरीके भी सही हों। अब इसका कोई फिक्र नहीं है इस बात की, और खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बिक रही है। और मुझे तो कई बार हंसी आती है कि जो देशी शराब की दुकान है उससे ज़्यादा चमक दमक के साथ वो अंग्रेजी शराब की दुकान चल रही है, और इनको इसमें कोई विरोधाभास भी नज़र नहीं आता कि आत्मनिर्भर भारत में अंग्रेजी शराबों की दुकानें जो है धड़ल्ले से चल रही हैं, और इससे ये अपना राजस्व कमा रहे हैं। तो हाँ जी जी नहीं, मैं रोज़ साहब, मैं इसलिए भी एक आपके और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी जरा समझना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से ये माना जाता है कि भाई ये राजस्व बहुत आता है यहाँ से, और इसलिए हम अगर राजस्व ये आता है, और मतलब देश निर्माण में शराब का कितना योगदान है, इनडायरेक्टली तो यही बात हुई कि राजस्व आता है। लेकिन बिहार में भी तो वो राजस्व नहीं आ रहा है, तो बिहार का है। गुजरात तो मॉडल जैसा आपने बताया। मैं एक चीज़ थोड़ा आपका ध्यान और समझना चाहूँगा। एक इसमें विभाग होता है मद्य निषेध निदेशालय। हाँ। अब वो विभाग और ये दोनों एक्साइज डिपार्टमेंट उसी में आते हैं। आबकारी के एक ही विभाग में दोनों लोग हैं। दोनों की रिपोर्टिंग वही होती है। अब एक तरफ उसके ऊपर बताया जाता है कि तुम इस पिछली बार 100 रुपया किए थे, तो इस बार 110 रुपया तुम्हारा टारगेट है। हाँ। इनका क्या टारगेट होता है कि पिछली बार तुमने भाई मद्य निषेध का, ये कुछ आपको नहीं है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या ये किसको? और मैं सिर्फ अभी सरकार नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये आम जनता को बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। मद्य निषेध का क्या मतलब? नहीं, एक ही सरकार दोनों विभाग चला रही है। इससे तो हास्यास्पद कोई ज़्यादा चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप शराब से आमदनी भी कमाना चाहते हैं और आप शराबबंदी भी लागू करना चाहते हैं। नहीं, एक ही विभाग के दो वो हैं। हाँ, मतलब नहीं, और अभी आपने देखा कि वो नशाबंदी दिवस पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ जी, जिसमें कौशल किशोर से लेके ब्रजेश पाठक और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने नशाबंदी की अपील की है। तो लेकिन मैं एक दूसरे बिंदु पे थोड़ा सा आना चाहता हूँ। देखिए, असैनी ग्राम ठीक है, योगी आदित्यनाथ शराब बेचना चाहे बेचें, जितना बेचना है उतना बेचें, जितना पिलाना है पिलाएं। लेकिन अगर असैनी ग्राम पंचायत के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी गांव में शराब की दुकान को हटा दीजिए, तो सवाल ये है कि लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि नहीं अपने निर्णय लेने का? क्या वहाँ के डीएम साहब तय करेंगे कि वहाँ शराब की दुकान चलेगी लोगों की इच्छा के विरुद्ध? तो इसमें हमें थोड़ा पंचायती राज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि 73वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 243(6) के तहत हर एक ग्राम पंचायत अधिकृत है कि वो अपने विकास के निर्णय, अपने आर्थिक नियोजन के निर्णय, अपने सामाजिक न्याय के कार्यक्रम वो खुद उसके ऊपर फैसला ले सकती है। तो अगर संविधान में ग्राम पंचायतों को अपने निर्णय लेने का अधिकार है, तो ये कैसे है कि असैनी ग्राम पंचायत के निर्णय के खिलाफ डीएम साहब वहाँ शराब की दुकान चलाना चाहते हैं? अब दिक्कत इसमें यहाँ आती है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो संविधान का 73वां संशोधन है उसको किसी पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से लागू नहीं किया है। केरल में ये लागू है, इसलिए प्लाचीमाड़ा पंचायत पालघाट जिले की, उसने शराब की दुकान तो बहुत छोटी चीज़ है, उसने एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकतवर बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका कोला का कारखाना जो उस गांव में चलता था उसको बंद करा दिया प्रस्ताव पारित करके। जबकि हाई कोर्ट केरल ने गांव से कहा
ग्राम पंचायत से कहा कि भाई आप इनको 5 लाख लीटर पानी निकालने दीजिए, अपना इनका भी कारखाना चलता रहे। पंचायत नहीं चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती थी, तो उसने 13 ऐसी शर्तें लगा दी जो कंपनी के लिए जिनका पालन करना मुश्किल था, और वो कारखाना आज तक बंद है। मुझे एक हमारे मित्र हैं जो जो विजय मल्ल्या की कंपनी थी शराब बनाने वाली, यूनाइटेड बेवरीज शायद उसका नाम है, उसमें काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आपको महाराष्ट्र में शराब की दुकान खोलनी हो तो वहाँ की पंचायत से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप राज्य सरकार में गए और वहाँ जाके बात कर ली और आपने दुकान खोल दी। तो महाराष्ट्र और केरल में जिस तरह से ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण हुआ है, और इसलिए ये संभव है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले की एक ग्राम पंचायत मेंढा लेखा जो आदिवासी ग्राम पंचायत है, वो अपना सारा काम खुद करती है, अपने सारे निर्णय खुद लेती है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं है बिना ग्राम पंचायत के। तो पंचायती जो 73वां संशोधन है उसके हिसाब से पंचायतों को जो सशक्तिकरण उनका होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। तो इसलिए इस शराब की दुकान के साथ साथ ये बड़ा मुद्दा भी जुड़ जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायतों को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो अपना निर्णय खुद ले सकें, केरल और महाराष्ट्र की पंचायतों की तरह। तो ये भी लड़ाई जो है हमारी साथ में ही शुरू हो जाती है। जी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह की व्यवस्था हो जैसी केरल और महाराष्ट्र में है, ताकि हम भी अपने निर्णय गांव के स्तर पे ले सकें और कोई जिलाधिकारी हमको न कह सके कि हमारी इच्छा के खिलाफ वो वहाँ पे अपना शासन चलाएंगे। मैं प्रोफेसर साहब थोड़ा सा एक पक्ष है जो इससे मैं विषय से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे और वो पॉलिटिकल पार्टी आप चलाते हैं, आपका एक कमिटमेंट है कि भाई ऐसे ऐसे देश बनना चाहिए। वो हो तो नहीं पाया था, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि राहुल गांधी ने अभी कुछ एक आध साल पहले अपनी पार्टी के किसी उसमें बोला था कि भाई आप लोग एक एफिडेविट लिख के दीजिएगा कि आप लोग खादी पहनेंगे, सच बोलेंगे, और उसमें एक ये भी था कि आप लोग शराब नहीं पिए। जी। और उस पर फिर बड़ा हो हल्ला हुआ, और फिर पंजाब वालों और ये ऐसा कहा गया कि पंजाब से लोगों ने कहा कि साहब वो तो हमारा मतलब वो तो रोज के उसमें है और हम ये कैसे हो सकता है, लेकिन कम से कम वो चर्चा हुई थी। जी। मुझे अच्छा लगता है कि अगर इस तरह की चर्चा तो कम से कम हो चाहे ना हो, लेकिन एक अपनी तरफ से ये तो लगे ना कि जो राजनीतिक रूप से अगर कहीं हमें हमारा प्रतिनिधि बनने की बात कर रहा है तो कम से कम एक ये सब बेसिक चीजें जो हम लोग मानते हैं। तो क्या आगे आप अपनी पार्टी में इस तरह की बात करेंगे कि जो आपको उम्मीदवार अगर आप टिकट दें तो कम से कम उम्मीदवार तो ये कहे कि साहब मेरे क्षेत्र में मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, आप कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है। नहीं, हमारी पार्टी के सिद्धांतों में ये बात लिखी हुई है कि हमारी पार्टी नशाबंदी में यकीन करती है और हम चाहेंगे कि नशाबंदी लागू हो। हालांकि इस पे एक दिन बहस हुई थी ऑनलाइन, और हमारे कुछ नौजवानों का ये कहना था ज़रूर कि कम मात्रा में जो कुछ नशीले पदार्थ हैं वो उसकी अनुमति होनी चाहिए मनोरंजन के लिए, या कई बार शायद कुछ बीमारियों में इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कुछ उस तरह के अपवाद छोड़ के बड़ी मात्रा में और खुले रूप में जिस तरह से नशे का प्रचलन है, इस पे तो रोक लगनी ही चाहिए। भाई गुजरात में भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे आप शराब ले सकते हैं, तो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन लोग इतनी शराब पी ले, नशे में धुत हो जाएं कि अपनी पत्नियों को घर जाके मारें, ये स्थिति तो ठीक नहीं है। जी जी। और ये बहुत आम चीज़ है, मतलब ये बहुत आम चीज़ है कि सिर्फ पत्नियों को नहीं, इन जनरल आदमी अपने पैसे को कैसे उड़ाता है, क्या करता है, बहुत ये तो समाज की एक विकृति है और ये एक समाज का। नहीं, गुजरात में भी अगर नीतीश कुमार ने लागू किया है तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने वहाँ की महिलाओं के कहने पे लागू किया। और आपको याद है एनटी रामाराव पूरा एक चुनाव आंध्र प्रदेश में एंटी अरेक मूवमेंट पे जीते थे। जी। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चाहे कोई जितनी हंसी उड़ाए या वो करे, लेकिन
मतलब नीतीश कुमार ने एक अपनी कमिटमेंट का तो परिचय दिया ही। जी, उनके बहुत से, भाई मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिकली लोगों को परखता हूँ, लेकिन उनकी बहुत सी चीज़ों को शायद नज़रअंदाज किया जा सकता है कि अगर वो इसको जिस ईमानदारी से उन्होंने ये वाला काम किया है। जी बिल्कुल। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न की, आपको नहीं लगता है कि ये तो महज कागज़ में है, लिखा हुआ है कि 200 मीटर की जो भी उसके नॉर्म्स हैं, स्कूल के पास नहीं और धार्मिक, लेकिन वो तो खुलेआम हो रहा है। केवल एक आप जिस गांव की बात कर रहे हैं बाराबंकी की, वो नहीं है, आप किसी शहर में निकल जाइए, इसका तो वायलेशन है ही हर जगह। जी जी। तो ये क्या सरकार के स्तर पे होना चाहिए या लोगों को का जनजागरण हो इसका, मतलब ये कैसे? देखिए, इसमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो ये बंद नहीं होगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो लोग आपको मिल ही जाएंगे जो पीने वाले होंगे और वो चाहेंगे कि उनको सहज रूप से उपलब्ध हो। लेकिन चूंकि ये समाज के लिए नुकसानदायक है, ये गरीब परिवारों की महिलाओं और बच्चों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जो ज़रूरी पैसा परिवार की भलाई में खर्च होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनके स्वास्थ्य पर और ज़रूरी चीज़ों पे, वो शराब में चला जाता है। इसलिए इस पे रोक लगनी चाहिए। तो जनता की तो पहल होती ही है, जैसे असैनी गांव में लोगों ने की एक पहल, लेकिन अगर सरकार साथ नहीं देगी तो ये निर्णय लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अगर शराब की दुकान खुली होगी तो असैनी गांव का आदमी वहां नहीं तो अपने कहीं पड़ोस के गांव चले आएगा। जी ठीक बात, जी ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते किसी नए विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।